हेलो दोस्तों, आप सभी वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सीडीपी का हमारा टॉपिक रहेगा समावेशी शिक्षा। हम आज इसको पढ़ेंगे। तो जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा वर्ग 3 की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। तो हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। अगर हम देखें कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक, जो विशिष्ट बालक रहेंगे और सामान्य बालक साथ साथ विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मतलब इसका कहने का ये मतलब है समावेशी शिक्षा का कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों एक साथ बैठ के एक ही कक्षा में सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं यूपी टेट 2011 और 2018, सी टेट 11, 12, 13, 14, 16 हर साल आया हुआ है। डायरेक्ट समावेशी शिक्षा की परिभाषा पूछता है। तो हम फिर से देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब हम देखते हैं कि विशिष्ट बालक क्या होता है। अगर हम बात करें विशिष्ट बालक की, तो विशिष्ट बालक वे होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। विशिष्ट बालक वे होते हैं जो शरीर से शारीरिक, माइंड से मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांवेगिक, व्यवहारिक रूप से सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। मतलब हम विशिष्ट बालक की बात करें तो विशिष्ट बालक हम वैसे बालकों को कहेंगे जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सांवेगिक रूप से और व्यवहारिक रूप से सामान्य बालकों से अलग होते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों के प्रकार की बात करें तो विशिष्ट बालकों को बहुत सारे प्रकारों में बांटा गया है। पहला है हमारा बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, बौद्धिक जो दृष्टि से विशिष्ट बालक। दूसरा शैक्षिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से विशिष्ट बालक। हमारा तीसरा जो टॉपिक है शारीरिक दृष्टि, शरीर की दृष्टि से विशिष्ट बालक। और हमारा चौथा हो जाएगा सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विशिष्ट बालकों को 4 प्रकार में बांटा गया है: बौद्धिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से। अब हम विशिष्ट बालक की पहचान की बात करें, विशिष्ट बालक की पहचान की बात करें तो विशिष्ट बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है? तो विशिष्ट बालकों की पहचान की सकती है निरीक्षण द्वारा, निरीक्षण करके, मानसिक उनका परीक्षण करके, निरीक्षण द्वारा मानसिक उनका परीक्षण करके, व्यवहार के अवलोकन द्वारा उनका व्यवहार कैसा है, और चिकित्सीय परीक्षण द्वारा उनका चिकित्सीय परीक्षण कर सकते हैं, डॉक्टरी परीक्षण के द्वारा, और समाज मिति और साक्षात्कार के द्वारा विशिष्ट बालकों की हम पहचान कर सकते हैं। तो 5 प्रकार से कर सकते हैं। उनका निरीक्षण कर सकते हैं, उनके मानसिक परीक्षण, उनके माइंड का परीक्षण कर सकते हैं, उनके व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं, उनकी डॉक्टरी चेकअप कर सकते हैं, मतलब चिकित्सीय परीक्षण कर सकते हैं, और समाज मिति परीक्षण एवं साक्षात्कार के द्वारा विशिष्ट बालकों की पहचान की जा सकती है। कॉलसनिक के अनुसार वह प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों से किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर सके, वह प्रतिभाशाली बालक है। मतलब कॉलसनिक जी कहते हैं कि वह प्रत्येक बालक, वह हर एक बालक जो अपने आयु स्तर के, मतलब किसी बालक की आयु 12 वर्ष है तो 12 वर्ष के आयु के बालकों से किसी योग्यता में, किसी प्रकार की योग्यता में वह अधिक है, तो वह प्रतिभाशाली बालक होगा और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर सके। तो हम एक बार फिर से इन परिभाषाओं को पढ़ लेते हैं कि स्किनर और हैरीमैन ने क्या कहा। स्किनर और हैरीमैन ने कहा कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है। मतलब प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 100% में 1% के लिए किया जाएगा जो
सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। और कोलसनिक ने कहा कि वह प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों में, मतलब किसी एक कक्षा में आयु वर्ग 10 साल के आयु वर्ग के बच्चे हैं, तो जो 10 साल के आयु वर्ग के बच्चा, जो प्रत्येक बालक 2-4 जितने बालक रहेंगे, वो उस आयु वर्ग के बच्चों में किसी न किसी प्रकार से योग्यता में अगर अधिक होंगे तो वह प्रतिभाशाली बालक होंगे, ऐसा कहा कोलसनिक ने। अब हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करें तो इसके बहुत सारे कारक हैं। विधिवत अवलोकन द्वारा, समूहगत बुद्धि परीक्षण द्वारा, तीसरा हो जाएगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा, संप्रीति परीक्षण द्वारा, विशिष्ट योग्यता परीक्षण द्वारा और व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा। मतलब विधिवत उनका अवलोकन कर लेंगे, समूहगत उनका बुद्धि का परीक्षण हम कर लेंगे, समूह में बिठा के व्यक्तिगत बुद्धि कर लेंगे, सिंगल पर्सनल एक व्यक्ति को, मतलब एक अकेले पर्सन का बुद्धि परीक्षण कर लेंगे हम बालक का। और इसके बाद हमारा संप्रीति परीक्षण द्वारा, विशिष्ट योग्यता परीक्षण द्वारा और व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा। अब प्रतिभाशाली बालकों का वर्गीकरण करते हम तो सीली और सिल्वरमैन, जो हमारे मनोवैज्ञानिक है, सीली और सिल्वरमैन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों का वर्गीकरण। तो सीली और सिल्वरमैन जी कहते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों का वर्गीकरण उन्होंने किया है। न्यून प्रतिभाशाली बच्चे होंगे जिसका आईक्यू लेवल हो जाएगा, बुद्धि लब्धि स्तर लिखा हुआ आईक्यू लेवल। तो न्यून प्रतिभाशाली होंगे, मतलब 115 से 129 होगा आईक्यू लेवल, तो वह न्यून प्रतिभाशाली होंगे। मध्यम की बात करें 130 से 144, उच्च की बात करें तो 145 से 159। अब हम वही प्रतिभाशाली की बात करें तो 160 से 174, और प्रगाढ़ प्रतिभाशाली मतलब बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट तो 175 से अधिक। न्यून की बात करें तो 115 से 129, मध्यम की बात करें तो 130 से 144, उच्च की बात करें तो 145 से 159, और असाधारण की बात करें तो 160 से 74, और प्रगाढ़ प्रतिभाशाली 175 से अधिक। अब हम प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी विशेषता की बात करें तो बुद्धि लब्धि 130 से 140 या उससे ऊपर रहेगी। जो प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे उसकी बुद्धि लब्धि 130 से 140 से ऊपर रहेगी। रटने के बजाय वो समझने पर बल देंगे। जो प्रतिभाशाली बालक रहेंगे वो किसी चीज़ को रटेंगे नहीं, वो सिर्फ समझने पे बल देंगे। और उनका शब्द भंडार विस्तृत रहेगा, मतलब वोकेबलरी या शब्द भंडार उनके पास इतने शब्द रहेंगे कि बहुत ज़्यादा शब्द रहेंगे उनके पास। चिंतन में उनके मौलिकता रहेगी, ज्ञानेंद्रियों का तीव्र विकास होगा उनका, अमूर्त चिंतन और मूर्त विषय में रुचि रहेगी, सृजनात्मक का गुण रहेगा, प्रेम, सहानुभूति, सहयोगात्मक व्यवहार रहेंगे। आप देख सकते हैं टैटो में बहुत बार एक क्वेश्चन आए हुए हैं कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता को बताइए। तो हम फिर से एक बार देख सकते हैं उनका जो प्रतिभाशाली बालक रहेंगे उनकी बुद्धि लब्धि 130 से 140 या उससे ऊपर रहेगी। वो रटने के बजाय समझने पे बल देंगे। शब्द भंडार उनका विस्तृत रहेगा, चिंतन में मौलिकता रहेगी और ज्ञानेंद्रियों का तीव्र विकास होगा, अमूर्त चिंतन और अमूर्त विषय में रुचि रहेगी, सृजनात्मकता का गुण रहेगा, प्रेम, सहानुभूति, सहयोगात्मक व्यवहार उनमें रहेगा। अब हम धीमी गति से सीखने वाले बालक की बात करते हैं। वैसे बालक जो धीमी गति से सीखते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा यदि किसी सामान्य बालक की शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु वर्ग के बालकों से कम होती है, यदि किसी सामान्य बालक की शैक्षणिक उपलब्धि अपने आयु वर्ग के मतलब 12 साल के बच्चे हैं, तो एक 12 साल का बच्चा अगर अधिक शैक्षिक उपलब्धि उसकी अधिक है और एक की कम है, तो जो धीमी गति से सीखेगा, धीमी गति से सीखने वाला बालक होगा उसे हम मतलब यदि किसी सामान्य बालक की शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु वर्ग के बालकों से कम होती है तो उसे धीमी गति से सीखने वाला बालक कहेंगे। मतलब दो 12 साल के बालक हैं जो जिसकी शैक्षिक उपलब्धि अधिक होगी, तो वह
प्रतिभाशाली होगा, और जो कम होगा तो उसे धीमी गति से सीखने वाला धीमी गति से सीखने वाला बालक हम उसे कहेंगे। अब हम बात करें, हमारा अगला टॉपिक है मानसिक रूप से मंद बालक या मंद बुद्धि बालक। तो इसकी परिभाषा हम देखें, जिनकी मानसिक योग्यता, जिन भी बालकों की मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम होती है, जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम होती है, उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ऐसे बालक जिसकी मानसिक योग्यता जो सामान्य बालक हैं, दो प्रकार के बालक हैं, एक बहुत अच्छा 1 और 2। पहला जो है वो सामान्य बालक है, और दूसरा है सामान्य बालक से कम मानसिक योग्यता रहेगी। जिसकी सामान्य बालक से कम मानसिक योग्यता रहेगी उसे हम मंद बुद्धि कहेंगे। मतलब जो सेकंड नंबर का बालक हो जाएगा वो मंद बुद्धि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहले नंबर का बालक है वो सामान्य बुद्धि वाला है, और दूसरे नंबर का जो बालक है वो सामान्य बुद्धि वाले बालक से कम होती है उसकी मानसिक योग्यता, तो उसे हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। क्रो और क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि, क्रो एंड क्रो जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, क्रो एंड क्रो, उन्होंने कहा जिन बालकों की IQ लेवल बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि, क्रो एंड क्रो ने कहा जिन बालकों की, क्रो एंड क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि IQ लेवल 70 से कम होता है उन्हें हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक, विजुअल हैंडीकैप्ड बालक। जो आंशिक रूप से है, इसकी परिभाषा है आंशिक दृष्टि बाधित बालक ऐसे बालक जिनके देखने की क्षमता या दृष्टिकोण 20 बाय 70 फीट या दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री होती है उन्हें आंशिक दृष्टि बाधित बालक कहते हैं। मतलब ऐसे बालक जिसे देखने की क्षमता या दृष्टि तीक्ष्णता 20/70 फीट या दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री होता है उन्हें आंशिक दृष्टि बाधित बालक कहते हैं। हज़ार ट्रेट में आया हुआ सवाल है। और दृष्टिहीन बालक की बात करें तो ऐसे बालकों को देखने की क्षमता या दृष्टि तीक्ष्णता 20/200 या उससे कम होती है, 20/200 या उससे कम होती है, उसे दृष्टिहीन बालक कहते हैं। हमारा 6वां पॉइंट है श्रवण बाधित बच्चे। ऐसे बच्चों को सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। श्रवण मतलब सुनना, ऐसे बच्चों को सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो श्रवण बाधित बच्चे कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। अधिगम अक्षमता की हम परिभाषा पढ़ेंगे तो सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य, जो सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी, सीखने की क्षमता या अथवा योग्यता की कमी अनुपस्थिति से है। जो अधिगम अक्षमता की बात कर रहे हैं तो सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य है सीखने की क्षमता या योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से। हमारे सीखने की क्षमता रहेगी या हमारी योग्यता में जो कमी होगी या अनुपस्थिति से है, इसे हम बोलते हैं अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल क्रिक ने 1963 में किया। मतलब अधिगम अक्षमता पद का जो प्रयोग है वो सैमुअल क्रिक ने 1963, अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल क्रिक ने 1963 में किया। अब सबसे ज़्यादा आने वाला टॉपिक, सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं टॉपिकों से आते हैं, अधिगम अक्षमता के प्रकार से। बहुत मोस्ट IMP है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं डिसलेक्सिया। हम पहला जो प्रकार है अधिगम अक्षमता का डिसलेक्सिया, इसको हम पढ़ते हैं। डिसलेक्सिया या पठन वैफल्य कहेंगे इसको। पढ़ने में, लिखने में, अक्षरों को क्रमबद्ध करने संबंधी विकार है ये। पढ़ने, समझने और अक्षरों को क्रमबद्ध करने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पढ़ने में, किसी भी चीज़ को पढ़ने में, किसी भी चीज़ को समझने में
और अक्षर को क्रमबद्ध करने में ए बी सी डी को क्रमबद्ध कि ए पहले आएगा, बी पहले आएगा, सी फिर डी आएगा, पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा फिर डी आएगा, ऐसे अगर हम क्रमबद्ध नहीं कर सकते, किसी चीज़ को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो मतलब हमको डिसलेक्सिया हो चुका है, किसी बालक को जो है वो डिसलेक्सिया हो चुका है। दूसरा हमारा प्रकार है डिस्ग्राफिया। ग्राफ से आप समझ ही पा रहे हैं, ग्राफ बनाना मतलब लिखने संबंधी विकार है। ग्राफ मतलब लिखना संबंधी है, किसी चीज़ का ग्राफ बनाया हमने, ये जी लिखे, ये लिखन, तो लिखने संबंधी विकार रहेगा, हम लिख नहीं पाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे कि हमको डिस्ग्राफिया हो चुका है। किसी बालक को डिस्ग्राफिया तब होगा जब वो लिखने संबंधी विकार से पीड़ित हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे डिस्ग्राफिया। अब हमारा तीसरा प्रकार डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब गणितीय कौशल संबंधी विकास। आप समझ चुके हो शब्द से डिसकैलकुलिया, कैलकुलेट करना मतलब गणितीय संबंधी विकार, जो हमारा गणितीय संबंधी मतलब हमारा गणितीय कौशल संबंधी विकार, मतलब जो हम गणितीय कौशल संबंधी विकार होगा उसे हम डिसकैलकुलिया कहेंगे। हमारा अगला है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब वाक क्षमता संबंधी विकार, बोलना संबंधी विकार रहेगा, बोलने की क्षमता संबंधी विकार, उसको हम डिस्फेजिया बोलेंगे। डिस्प्रैक्सिया किसे कहेंगे? लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार, जो लेखन है और चित्रांकन है, चित्र बनाना और लिखना ये सब संबंधी विकार होंगे, तो हम उसे बोलेंगे कि जो हमारा डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा। डिसआर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार, जो हमारा वर्तनी संबंधी विकार हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे कि डिसआर्थोग्राफिया हो चुका है। आगे बात करें ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग मतलब श्रवण संबंधी विकार, सुनना संबंधी विकार हो जाएगा ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। हमारा अगला अगर हम लास्ट देखें अफेजिया भाषा अवबोध से संबंधित विकार, जो भाषा अवबोध हो जाएगा उससे संबंधित विकार को हम बोलेंगे अफेजिया। अब हम देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में पारित हुआ। तो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब पारित हुआ? 1987 में। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में पारित हुआ। और भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम ICI एक्ट 1992 में पारित हुआ। अगर हम भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम ICI एक्ट की बात करें तो ये 1992 में पारित हुआ और 22 जून 1993 में लागू हुआ। पारित हुआ 92 में, लागू हुआ 93 में। विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम PWD एक्ट, अगर विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम की बात करें तो ये किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1995 में पारित हुआ। PWD एक्ट हो जाएगा 1995 में। पूछ सकता है कि PWD एक्ट कब पारित हुआ? तो 1995 में। यह अधिनियम 7 फरवरी 1996 में लागू हुआ। पारित हुआ 95 में, लागू हुआ 96 में। इसके अंतर्गत 7 प्रकार की विकलांगता आती हैं। पहली विकलांगता अंधत्व, दूसरी अल्पदृष्टि, श्रवण बाधा, मानसिक विकलांगता, मानसिक रोग, गामक बाधा, कोण उपचरित, मतलब ये 7 प्रकार की विकलांगता आ जाएंगी PWD के अंतर्गत। पहला आ जाएगा हमारा अंधत्व, अंधापन, अल्पदृष्टि कम दिखना, श्रवण बाधा, मानसिक विकलांगता, मानसिक रोग, गामक बाधा, कोण उपचरित। अब हम अगले टॉपिक की बात करें तो 16 दिसंबर 2016 को दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 पारित हुआ। 16 दिसंबर 2016 को दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 पारित हुआ। वहीं 1995 के विकलांग व्यक्ति अधिनियम का यह जो 1995 के विकलांग व्यक्ति अधिनियम, उसका स्थान ले लेगा कौन? दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016। इसमें 21 प्रकार की अक्षमताओं को शामिल किया गया है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम में 21 प्रकार की अक्षमताओं को शामिल किया गया है।
विकलांग बच्चों के लिए 16 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। जो विकलांग बच्चे हैं उनको, जो 16 से 18 वर्ष तक के हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा मतलब किसी प्रकार का उनको शुल्क नहीं लिया जाएगा, इस प्रकार की शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और सरकारी प्रतिष्ठानों में विकलांगों के लिए आरक्षण, जो सरकारी प्रतिष्ठान है उनमें विकलांगों के लिए जो आरक्षण है 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। अब हमारा अगला टॉपिक है 40% या उससे अधिक किसी प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्ति को विकलांग या दिव्यांग कहा जाता है। मतलब किसी प्रकार की विकलांगता रहे या VH रहे, विजुअल हैंडीकैप जो जिसको आँख से कम दिखता है, 40% या उससे अधिक कम दिखेगा तो वह दिव्यांग कहलाएगा या विकलांग की श्रेणी में आएगा। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम वर्ष 1999 में पारित हुआ। इसे संक्षेप में एनटी एक्ट 1999 भी कहते हैं। यह 4 प्रकार की विकलांगता के लिए है। स्वालीनता, इसमें आप देख सकते हैं इसमें 4 प्रकार की विकलांगता, स्वालीनता है, प्रमस्तिष्क पक्षाघात है, मानसिक विकलांगता है और बहु विकलांगता है। तो एनटी एक्ट 1999 में 4 प्रकार की विकलांगता हैं, स्वालीनता है, प्रमस्तिष्क पक्षाघात है, मानसिक विकलांगता है, बहु विकलांगता है। विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति 10 जनवरी 2006 को, जो विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति आई गई वो 10 जनवरी 2006 को पारित हुई। राष्ट्रीय विकलांग संस्थान नई दिल्ली, जो राष्ट्रीय विकलांग संस्थान है वो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून। विकलांग संस्थान पूछेगा डायरेक्ट दिल्ली, और दृष्टि विकलांग संस्थान पूछेगा तो देहरादून। दा से दृष्टि, दा से देहरादून, ऐसे याद कर सकते हैं इसको हम। राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता में है। और मानसिक विकलांग संस्थान है सिकंदराबाद, मानसिक रूप से जो विकलांग संस्थान है वो सिकंदराबाद में है। श्रवण विकलांग संस्थान है वो मुंबई में है। पुनर्वास अनुसंधान है वो कटक में है। बहुविकलांग है वो चेन्नई में है। तो राष्ट्रीय विकास संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय दृष्टि विकास संस्थान देहरादून, आर्थोपेडिक विकलांग कोलकाता, मानसिक विकलांग हैदराबाद, मानसिक जो विकलांग हो जाएगा हैदराबाद, श्रवण विकलांग हो जाएगा कटक वो मुंबई, जो सुनने का जो विकलांगता है वो मुंबई में हो जाएगी। और पुनर्वास अनुसंधान संस्थान कटक में है। बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई में है। 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत हुई। कब? 3 दिसंबर 2015 को। 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की गई। दिव्यांगजन के अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय मतलब UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ को भारत ने 2007 में स्वीकार किया। तो दिव्यांगजन के अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को भारत ने 2007 में स्वीकार किया। तो ये थी हमारी आज की क्लास आप लोग को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।